नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बात जो हर किसी के जहन में तो है, लेकिन पब्लिक फोरम के ऊपर इस पे चर्चा नहीं होती। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चर्चा नहीं करता, कोई करता भी है तो लोग उसे डांट देते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में या फिर दोस्तों के बीच ये चर्चा जरूर होती है कि क्या हिंदुस्तान इस्लामी मुल्क बन जाएगा। लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं होते, अगर मोदी सरकार नहीं आई होती तो बहुत सारा चीज तो हो गया होता। हिंदुस्तान इस्लामिक मुल्क बनने की राह पे ऑलरेडी था, प्रधानमंत्री ने रोक दिया और आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी की तरह की लीडर्स की जरूरत है। और ये ख्वाबों ख्यालों की बात नहीं है। अभी हाल में ही आपने देखा कि किस तरीके से पीएफआई का पूरा नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। और पीएफआई का मुख्य मकसद क्या है कि हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक मुल्क घोषित करवा देना। और मजेदार बात क्या है, ये ओपन डिक्लेरेशन है उनका। और हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर बताती हैं, उसमें बिना किसी एक्सेप्शन के सारे लोग ये पीएफआई के साथ खड़े हैं। पीएफआई को बैन किया जाता है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। कांग्रेस पार्टी तो पीएफआई के एसडीपीआई के साथ अलायंस कर चुकी है। कर्नाटक में, केरल में एसडीपीआई के लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ये जो डर या कहें या फिर ये जो शंका या चिंता कि क्या हिंदुस्तान इस्लामिक मुल्क बन जाएगा, एक बहुत कंट्रोवर्शियल मसला है। लेकिन सेना के लोग क्या समझते हैं, आम लोगों के बीच किस तरह की भावना है, क्या मूल तत्व है इस सोच के पीछे, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन आपसे पूछना पड़ेगा कि क्या हिंदुस्तान में अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं होती तो क्या हम इस्लामिक मुल्क बनने जा रहे थे या बन गए थे या उसकी तरफ बढ़ चुके थे। ये जो वीडियो मुझसे रिकॉर्ड करवा रहे हो तुम मुझे अग्नि के रिंग में फेंक दिए हो। यस, मैं जानता हूं, लेकिन मैं बुद्धि लगा के बोलूंगा, सब कुछ नहीं फंसूंगा। पहली बात। दूसरी बात, ये सच है, मैं कन्विंस्ड हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो 2030-35, ये तो पीएफआई 2047 बोल रहा है, 30-35 के अंदर फेल हो जाता। अब आता हूं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद। गजवा मतलब बैटल ऑफ हिंद, हिंदुस्तान वही जीतना चाहते हैं। और गजवाए हिंद क्या है? हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाओ। कुछ मुसलमानों की सोच है, कहते क्या है, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और हंस के लेने का तरीका क्या है? बिना बुलेट चलाए बैलेट से सत्ता कैप्चर करो। यही पीएफआई का एजेंडा भी है। सुनते जाओ मेरे एक शब्द को, बिना बुलेट चलाए बैलेट से सत्ता, वोट से सत्ता हासिल करो। उसके लिए क्या करो? 4 बीवी 44 बच्चे, वोट्स बढ़ाओ, वोट बैंक बढ़ाओ। और जब वोट बैंक बढ़ता जाएगा, तुम्हारे नुमाइंदे लोकसभा में बैठेंगे ओवरनाइट, सरियाल ओवरनाइट खत्म। और जो आपकी पार्टी के मुस्लिम नहीं भी होंगे, वोट के चक्कर में आपके सामने घुटने टेक देंगे। करेक्ट। अरे ये तो लोग दादागिरी करता है भाई, ये लोग दादागिरी करता है। उसके बाद तो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि अब मैं बैकग्राउंड बताता हूं, कांग्रेस का सिंपैथी क्यों है मुस्लिम मुसलमानों के साथ। वो समझते हैं कि हिंदू का तो कॉन्फिडेंस, हिंदू का तो कोई, क्योंकि उनका इतिहास है, हिंदू के खिलाफ सब हरकत किए हैं। उस पर हम सेपरेट वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि 15-17 मिनट में पूरा मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। तो नेहरू परिवार जानता है कि हिंदू उसके साथ नहीं हो सकते, उनके करतूत ऐसे रही है। तो सॉलिड वोट बैंक क्या है? मुसलमान, उसको अपने लपेटे में ले लो। नेहरू जी ने, अब मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बात कर रहा हूं जो कि पब्लिक डोमेन में है। नेहरू जी ने खुद कहा था, मैं क्रिश्चियन हूं बाय एजुकेशन, मुस्लिम हूं बाय कल्चर, और बाय एक्सीडेंट, नॉट बाय बर्थ, बाय एक्सीडेंट हिंदू हूं। मैं बहुत कुछ, ये नॉट बाय एक्सीडेंट का बहुत कुछ व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन मैं उस फील्ड में नहीं जाना चाहता। इस शब्द का बहुत बड़ा माने है।
बाई एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू, एंड नेहरू जी इज राइट। बाय एक्सीडेंट ही वो हिंदू। बाई एक्सीडेंट बने, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये बात है। 1949 में नेहरू जी बड़ा बाबू राजेंद्र प्रसाद को बोले थे सोमनाथ टेम्पल का रिपेयर नहीं होगा, उसके फंक्शन में आप नहीं जाइएगा, क्योंकि हम लोग लीडर्स हैं, हम लोग को मतलब धर्म से अलग रहना है। तो 1949 में अजमेर शरीफ क्यों गए नेहरू जी? कहां गया वो दृष्टिकोण? बाबू राजेंद्र प्रसाद के लिए न्यूट्रलिटी, सोमनाथ मत जाइए, अजमेर शरीफ के लिए कोई न्यूट्रलिटी नहीं। और यह भी समझना जरूरी है कि ये उस वक्त जब धर्म के नाम पे हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। यह तो उस समय संविधान सभा में बैठे मूर्खों की टोली थी कि हमने अपने देश को सेकुलर बना दिया। अब दूसरी बात, कांग्रेस ने क्या किया? नेहरू परिवार ने एजुकेशन मिनिस्टर्स 1947 से लेकर 1977 तक मनीष सब मुस्लिम्स हुए एजुकेशन मिनिस्टर। कभी कभी मेरे प्रश्न में उठता, मन में प्रश्न उठता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्या है? मलाई तो है नहीं, फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री क्यों? अब जब मैच्योरिटी बढ़ी तो समझ में आया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री था वो लोग के लिए। पहला मौलाना आजाद, दूसरा हुमायूं कबीर, तीसरा MC छागला, चौथा फखरुद्दीन अली अहमद, पांचवा नूरुल हसन जो कि बाद में गवर्नर वगैरह भी बने। एजुकेशन मिनिस्ट्री क्यों? पूरे इतिहास को ध्वस्त कर दिया। अकबर द ग्रेट बन गया, औरंगजेब द ग्रेट बन गया, पूरे देश को मुगल बादशाहों की कहानी सुनाई गई। मुगल मैं कर दिया। कोई आपका जो है चोलाज नहीं, कोई राष्ट्रकूटाज नहीं, कोई जो है गुप्ता पीरियड के लोग नहीं, कोई मौर्य पीरियड के लोग नहीं। हमारी हिंदुस्तान में ऐसी सी रानियां थी जो आज तक कोई बैटल हारी नहीं। एक दिन वो वीडियो भी रिकॉर्डिंग करेंगे। और सारी चीजों को आपने ध्वस्त कर दिया और सब लोगों को याद है कि वही नहीं मनीष, इंडिया गेट से जितना रोड फुटता है, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, ये रोड वो रोड, हिंदू के राजा हमारे लीडर्स कहां गए? शिवाजी कहां चले गए? सुभाष चंद्र बोस जी कहां चले गए? कहां चले गए वो लोग? राणा प्रताप कहां चले गए? पृथ्वीराज चौहान कहां चले गए? पृथ्वीराज रोड तो है, लेकिन सवाल यह है कि प्रोपोर्शन में देखो, सब इंडिया गेट से फुटता है सब ये लोग का नाम। उसके बाद तो मुस्लिम अपीजमेंट कांग्रेस की रणनीति रही है शुरू से लेके। जब मैं पूछना चाहता हूं कि जब धर्म के आधार पे ही डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो सब मुसलमान भाई यहां क्यों नहीं चले गए? और क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या सोच था? क्या सोच था कि हम तब तक नहीं साइन करेंगे जब तक लास्ट मैन नहीं जाता है मुस्लिम यहां से। संविधान का क्रेडिट पूरा दिया जाता है अम्बेडकर जी को ना, उनकी तो यह सोच थी। अब हम आते हैं सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो नेहरू कांग्रेस ने मुसलमानों के हाथ में दे दिया, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, वो क्या है? वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड। 1954 में नेहरू जी वक्फ एक्ट बनाते हैं, उसको 1964 में वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश किया जाता है, और 1954 का जो वक्फ बोर्ड था वो 1995 में कांग्रेस पार्टी उसको रिपील करके 1995 का नया एक्ट बना देती है वक्फ बोर्ड, जो कि एब्सोल्यूट पावर्स देती है वक्फ बोर्ड को। और 20 सितंबर 2013 को एक और अमेंडमेंट इशू होता है, जो अमेंडमेंट का भी मैं उल्लेख करूंगा तो तोते उड़ जाएंगे। क्या कहता है वो? अनलिमिटेड पावर्स। वक्फ बोर्ड ने जिसके भी प्रॉपर्टी पे उंगली डाल दिया कि ये वक्फ का प्रॉपर्टी है, वो वक्फ का प्रॉपर्टी है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बाहर है हिंदुस्तान, कोर्ट में नहीं जा सकते आप। आपको जाना है तो वक्फ बोर्ड के पास जाइए, बोलिए कि नहीं नहीं ये तो मेरा है, बोले नहीं हम तो फैसला कर लिया, गो टू हेल। ऐसे देश ऐसे चलेगा क्या? मतलब 2013 में इंटेलिजेंस इनपुट तो आ गया होगा कांग्रेस को कि भाई खेल खराब हो रहा है, तो ऐसा कुछ करो कि सॉलिड वोट मुस्लिम का हमारे पास आ जाए। 2013 अमेंडमेंट, मतलब उसमें एक भी है कि आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। फिर जुडिशियरी क्यों बनी है भाई? क्यों बनी है? अब आते हैं
20 सितंबर 2013 को तो ये हो गया। उसके बाद मार्च 2014 को इलेक्शन के जस्ट कुछ दिन पहले कांग्रेस सरकार क्या घोषणा करती है, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी, प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे देती है गिफ्ट। वैसे भी नोटिफिकेशन आया है 2 दिन पहले कि वो जो वक्फ बोर्ड को जो 123 मॉन्यूमेंट्स पुराने, वो जो मस्जिद और दरगाह सारी चीजें वो जो दी गई थी, उसे मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया है। इवन जामा मस्जिद के ऊपर सरकार जो है कब्जा लेने वाली है। एक और चीज बोलने जा रहा हूं मनीष, वक्फ बोर्ड का एक्ट का सेक्शन 40 वो कहता है कि वो वक्फ बोर्ड एम्पावर्ड है ये फैसला लेने के लिए कि कौन प्रॉपर्टी तुम्हारा है, कौन प्रॉपर्टी मेरा है। मतलब एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, मर्डरर डिसाइड करेगा कि हमने मर्डर किया कि नहीं किया। ये देश है, ये देश है, ये देश है। और तब हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। इज दिस इक्वालिटी? कांग्रेस से मैं पूछता हूं, ये इक्वालिटी है राइट का? बताओ। खाली नटंकी सत्ता में रहने का बात है। अब कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूं किस तरह से, एकदम एग्जाम्पल है किस तरह से मुस्लिम में प्रेजेंट हुआ है और हिंदूज को डिसरिगार्ड किया गया। पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बनाया मुसलमानों के लिए, 370 लागू किया मुसलमानों के लिए, शेख अब्दुल्ला वगैरह के लिए। माइनॉरिटी एक्ट 1992 में लाया मुसलमानों के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया मुसलमानों के लिए। वक्फ बोर्ड बनाया मुसलमानों के लिए। माइनॉरिटी कमीशन बनाया मुसलमानों के लिए। देश का बंटवारा अधिक आधार, धार्मिक आधार पर हुआ मुसलमानों के लिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया, वो भी फेवर करता है मुसलमानों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं मनीष, सोनिया गांधी एंटी कम्युनल बिल लाने वाली थी, वो तो भगवान का शुक्र है कि पास नहीं हुआ। अब इतना खतरनाक बिल था कि यदि कोई मुसलमान हिंदू पे उंगली उठा देता है कि इसने मेरे को मारा, हिंदू को प्रूफ करना पड़ेगा, पहले गिल्टी है, पहले बताओ कि इनोसेंट कैसे हुआ, तुम गिल्टी हो। मतलब मेरे को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोचता हूं किस देश में रह रहा हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कांग्रेस की सोच सुन के मेरे को तो एक बहुत ही एग्रेसिव थॉट आता है। जिस तरह से कांग्रेस ने एमओयू साइन करती है, दुश्मनों के साथ दोस्ती करती है, तो कन्विंस्ड हुई एंटी नेशनल पार्टी है। लेकिन ये बताइए मुझे कि इन लोगों को हिंदू समाज का ही सबसे ज्यादा वोट मिलता है। वही तो मैं बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू है, ये फैक्ट है। और मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। कुछ मेरे इनर सर्कल में फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो बोलते तू ऐसे उल्टा सल्टा क्या बोलता है, बेवकूफ, तेरे हाथ से जमीन खिसक रही है। मनीष, मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं, यदि ये कुछ दिन और वेट कर लेते हैं ना, 5-10 साल, ये वक्फ बोर्ड कहता पूरा का पूरा हिंदुस्तान हमारी प्रॉपर्टी है, फिनिश्ड, अल फिनिटो, पूरा हिंदुस्तान हमारा वक्फ का है। क्या कर लोगे? तुम्हारा घर मैं वक्फ बोर्ड का हूं, ये तुम्हारा घर मेरा है, कोर्ट में जा नहीं सकते, क्या करोगे? पूरा हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड का। व्हाट विल यू डू? तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने की वजह से ये सब चीज पे रोक लगा है? एक रोक ही लग गया, अंकुश लगा है। लेकिन बहुत कुछ मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन मर्यादा के नहीं बोलूंगा नहीं। जो लोग इसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसका दवाई ढूंढने की जरूरत है। दवाई मुझे पता है, मैं बोलूंगा नहीं, बहुत सिंपल दवाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे के ऊपर बड़े सफाई से उसके कानूनी एंगल और जो गलतियां पिछली सरकारों से हुई है उसके जरिए आपने एक्सप्लेन कर दिया। समझने वालों को इशारा ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।